एम रेखा चौधरी। वेलकम टू लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि मैंने कल आपको कराया था फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला और मैंने उसमें कुछ स्वरों के भेद कराए थे, तो आज उसी के आगे आपको बताया जाएगा। पता है कल मैंने सबसे पहले तो आपको बताया था वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा बताया था आपको वर्णमाला। आप लोगों को टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे टॉपिक पे आऊँगी। तीसरा बताया था स्वर, स्वर और इसके बाद बताए थे स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। तो स्वरों के भेद वाला हमारा चल रहा है। कल मैंने दो बातें बता दी थी इसमें। आपको बताया था जो वर्णमाला है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्वर और दूसरा बताया था व्यंजन, दूसरा बताया था व्यंजन। तो स्वर हमारा आधा होगा। पहला क्या बताया था कि उच्चारण के आधार पर स्वर। पहला क्या बताया था, ये इसलिए दोबारा करा रही हूं ताकि आपको अच्छे से याद है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर। और ये मैंने बताए थे आपको तीन प्रकार के। उच्चारण के आधार पर कितने बताए थे? तीन प्रकार के। सबसे पहला क्या था? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। दूसरा बताया था दीर्घ स्वर। इनके बारे में कल पूरा बताया गया कि ह्रस्व स्वर होता क्या है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है। तीसरा बताया था प्लुप्त स्वर। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पहला ये बताया था। दूसरा क्या बताया था? दूसरा आपको बताया था जीव के आधार पर स्वर। दूसरा बताया था जीव के आधार पर स्वर, जीव के आधार पर स्वर। ये भी कितने बताए थे? तीन। सबसे पहला क्या था? अग्र। दूसरा क्या था? मध्य। ठीक है। तीसरा क्या था? पश्च। इतना मैंने कल आपको बता दिया था, जीव के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है आपका मुख विवर के आधार पर। जो तीसरा आता है वो आता है मुख विवर के आधार पर स्वर। मुख विवर के आधार पर स्वर। आज हम जानेंगे मुख विवर के आधार पर स्वर कितने होते हैं। ये होते हैं चार। जैसे कल बताया था कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से हैं और जीव के आधार पर कौन कौन से, ऐसे आ जाएगा मुख विवर के आधार पर स्वर कितने होते हैं। ये हमारे होते हैं चार। मुख विवर यानी इनमें हमारा किन्हीं वर्णों का उच्चारण करते समय तो हमारा मुंह बंद रहेगा, किसी में खुला रहेगा, किसी में आधा खुला रहेगा, किसी में पूरा ही खुला रहेगा। तो वो आज आपको मैं बताऊंगी मुख विवर के आधार पर स्वर कितने होते हैं। मुख विवर के आधार पर स्वर चार होते। जो सबसे पहला होता है वो होता है विवृत। जो सबसे पहला होता है विवृत, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है उसे क्या बोलते हैं? विवृत। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला आएगा विवृत, विवृत स्वर। विवृत मतलब पूरा मुंह इसमें क्या होगा? खुला रहेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है। जिन स्वरों की उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह
पूरा खुला रहता है, उन्हें क्या कहेंगे? विवृत स्वर। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह क्या होगा? पूरा खुलेगा, उन्हें क्या बोलेंगे? विवृत स्वर। जैसे कौन सा वर्ण आएगा विवृत स्वर में? आ। जब हम आ बोलते तो इसमें पूरा मुंह खुल रहा है, आप बोल के देख सकते हैं आ, तो मेरा मुंह देख लो पूरा खुल रहा है आ। तो विवृत का मतलब पूरा मुंह खुला हुआ है, तो एक ही वर्ण है जिसमें हमारा मुंह पूरा खुल रहा है, वो है आ। तो विवृत का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो रहा है? मुंह पूरा खुल रहा है। जैसे बताए आ, सिर्फ आ ही ऐसा वर्ण है जिसमें मुंह पूरा खुल रहा है। अब दूसरा आता है इसमें आप इसको तब तक लिख भी लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। दूसरा आता है अर्धविवृत। अब आपको विवृत का मतलब पता था, अर्धविवृत। विवृत का मतलब पूरा मुंह जिसमें खुला रहेगा। अब अर्ध का मीन्स आपको पता होगा कि अर्ध का मीनिंग क्या होता है? आधा। अब इसमें क्या होगा? मुंह आधा खुलेगा। इसमें क्या होगा? मुंह जो है हमारा आधा खुलेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुला रहता है उन्हें क्या बोलेंगे? अर्धविवृत। उन्हें क्या बोलेंगे? अर्धविवृत। जैसे ये होते हैं आ, जब हम आ बोल रहे आ तो इसमें क्या हो रहा है? आधा मुंह खुल रहा आ, जबकि आ विवृत में क्या हो रहा था? आ पूरा मुंह खुल रहा था, और अर्धविवृत में क्या है? आधा ही मुंह खुलेगा। तो जैसे आ, ए, ऐसी ओ, आ और आ है अ और अ। इनमें क्या हो रहा? आधा ही मुंह खुल रहा, पूरा मुंह नहीं खुल रहा है ना। आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। इनमें क्या हो रहा है? सिर्फ आधा ही मुंह खुल रहा है। ठीक है। तो अर्धविवृत का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह क्या होता है? आधा ही खुलता है। आपको शब्द से ही ये समझ में आ रहा होगा कि अर्धविवृत है। जब आपको विवृत के बारे में बताया गया है कि पूरा मुंह खुला रहता, तो अर्ध का मतलब आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि जिसमें मुंह क्या होगा? सिर्फ आधा ही खुला रहेगा। तो इसमें आप लिख दीजिए जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुला रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है? आधा मुंह खुला रहता है, उन्हें क्या कहेंगे? अर्धविवृत स्वर। जैसे अभी बताया था आ, छोटा, जैसे क्या बताया था? आ, उसके बाद ए, उसके बाद क्या बताया था? ओ, और फिर आ। तो इनमें क्या हो रहा है? इन वर्णों के उच्चारण में क्या हो रहा? मुंह सिर्फ हमारा आधा ही खुल रहा है। ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्धविवृत बोलते किसे है। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है ऐसा जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो अब अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। अब विवृत और अर्धविवृत हो गए। अब तीसरा आता है संवृत। तीसरा क्या आता है इसमें? संवृत। जो तीसरा आता है संवृत। संवृत। अब संवृत का मतलब क्या होता है? संवृत में क्या हो जाएगा? पूरा मुंह इसमें बंद हो जाएगा। इसमें क्या है? मुंह जो है पूरा बंद हो जाएगा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह पूरा बंद हो जाता है उसे क्या कहेंगे? संवृत। क्या कहेंगे? संवृत। जैसे इसमें क्या आएगा? ई, ई, उ, उ। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो ई, ई, उ, उ। तो इसमें क्या है? मुंह खुल नहीं रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मुंह क्या है? इसमें बंद है। तो जो संवृत होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह क्या रहता है?
पूरा बंद रहता है उन्हें क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर। उन्हें क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर। और ये कौन कौन से है? ई उ। ठीक है, तो इसमें आगे लिख दीजिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा बंद रहता है, मुंह जो क्या है इसमें पूरा बंद रहता है। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह जो हमारा क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे बंद है। जैसे ई उ इसको आप घर में भी उच्चारण कर सकते हैं। ई उ। इसमें मुंह क्या है? बंद लग रहा है ना। आप लोग इसको घर में भी बोल सकते हैं, बोलते रहे ताकि आपको अच्छे से याद होता रहेगा। ऐसे नहीं कि आप इसे बोल नहीं रहे हो। तो इसका उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें मुंह क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। ठीक है, तो समृद्ध का मतलब क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है? मुंह पूरा बंद रहता है उन्हें क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर। जैसे मैंने बताया ई उ। ये इसलिए बोल रही हूँ ई क्योंकि एक मात्रा है और ये क्या है? बड़ी मात्रा है ई। तो इनका उच्चारण करते समय भी इस तरीके से बोलना है, ऐसे नहीं ई। अगर हम दोनों एक जैसे पढ़ते ई उ तो इनमें क्या अंतर है? कुछ पता नहीं चल रहा। तो इनका बोलने का तरीका भी ऐसे ई उ इस तरीके से बोलना है। ठीक है, अब जो चौथा आता है अर्ध समृद्ध। चौथा क्या आता है? अर्ध समृद्ध। अब यहां भी सेम जैसे विवृत, अर्ध विवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। यानी अब इसमें क्या होगा? जबकि समृद्ध में क्या था? मुंह पूरा बंद, लेकिन अर्ध समृद्ध में क्या होगा? मुंह आधा खुला रहेगा। इनमें क्या होगा? मुंह जो है आधा बंद रहेगा। ठीक है, अर्ध समृद्ध में क्या होगा? आधा मुंह बंद रहेगा, जबकि इसमें क्या था? पूरा मुंह बंद। और अर्ध का मतलब ही क्या है? आधा। अर्ध समृद्ध में क्या हो जाएगा? आधा मुंह बंद रहेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह जो है आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, और ये कौन कौन से होते? ए और ओ। बस ये कौन कौन से? ए और ओ। इनमें आधा बंद रहेगा। ए ओ। आपको वर्ण भी याद रखने कि समृद्ध में कौन से थे, अर्ध समृद्ध में कौन से थे और उनकी परिभाषा क्या थी। ठीक है, तो मैंने अर्ध समृद्ध का मतलब बता दिया कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह क्या है? आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध। तो लिखो जिन स्वरों के उच्चारण में, और नोट्स आप अच्छे से बनाएं ताकि आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना भी हो सके पूरा कराऊं। अपनी तरफ से मैं आपको पूरा करा रही हूं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, उन्हें क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध। जैसे बताया था ए और ओ, ये दोनों वर्ण किस में आ जाएंगे? अर्ध समृद्ध। ठीक है, अर्ध समृद्ध। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है उन्हें क्या बोलते हैं? अर्ध समृद्ध। जैसे ए और ओ, ए ओ। जबकि समृद्ध में क्या था? मुंह पूरा बंद रहेगा और ई उ। ठीक है, ये किस में थे? समृद्ध में। तो आपके मुख विवर के आधार पे 4 हो गए हैं। सबसे पहला था विवृत स्वर, दूसरा था अर्ध विवृत, तीसरा था समृद्ध और चौथा क्या है? अर्ध समृद्ध। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आप लोग सारा कर देंगे, जैसे उच्चारण के आधार पे भी हो गया, जीभ के आधार पे हो गया,
तीसरा मुख विवर के आधार पे, तो आप वर्णों में कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, वैसे इसमें कंफ्यूज होने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। और आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आता है, अब मैंने 3 बता दिए, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर और मुख विवर के आधार पे। अब जो चौथा आएगा वो आएगा होठों के आधार पर। चौथा क्या आएगा? होठों के आधार पर। होठों के आधार पर स्वर। स्वर तो आपको पता ही चल ही रहा है, स्वर होठों के आधार पर स्वर। अब होठों के जो आधार पर होते हैं ये स्वर, ये होते हैं 2। होठों के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2। आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि ये क्या हो रहा, जीभ के आधार पर, मुख विवर के आधार पर और होठों के आधार पर। तो ये लास्ट है होठों के आधार पर। तो जो सबसे पहला आएगा इसमें, क्योंकि 2 है, सबसे पहला है वृत्तमुखी। सबसे पहला क्या आएगा? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी। दूसरा आएगा आवृत्तमुखी, इसी का उल्टा आवृत्तमुखी। अब आप लोगों को वृत्त का तो पता ही होगा, मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने, वृत्त जो गोले वगैरह। वृत्त का मीन्स क्या होता है? गोल। तो यहाँ क्या लिखा है? ओठों के आधार पर स्वर, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे ओठ जो है वो क्या होंगे? गोल आकार ले लेंगे, मतलब गोलाकार होंगे, तो वो किस में आ जाएंगे? वृत्तमुखी में। और उसी का उल्टा आवृत्तमुखी, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या नहीं होंगे? ओठ हमारे गोल नहीं होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? आवृत्तमुखी। अब देखो इसे कैसे, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या होगा? जैसे ऊ, अब जब हम ऊ यू बोल रहे हैं तो ओठ अपने आप क्या है रहे? एक शेप ले रहे। ऊ, देखो ऊ इसमें क्या हो रहे? ओठ गोल हो रहे ना, ऐसे ऊ इसमें भी हो रहा है, ऐसे ओ, बोलो ओ। देखो ओठों के अपने आप क्या हो रही? शेप बदल रही, ऐसे ओ, ऐसे क्या है? ओ। और आ, ठीक है। वृत्तमुखी यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होते हैं? वोट गोलाकार होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। यानी कि उ, ओ, और अ, इसमें आप खुद ही देखो ओठ अपने आप क्या हो रहे? गोल हो रहे हैं। ठीक है, तो वृत्तमुखी यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ जो क्या होते हैं? वो गोलाकार होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। जैसे उ, ओ, आ और अ। ठीक है, ये क्या है? वृत्तमुखी। ये वर्ण वृत्तमुखी में बोले जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसी का उल्टा आवृत्तमुखी, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होंगे? होंठ गोलाकार नहीं होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी यानी इसमें क्या? ओंठ क्या नहीं होंगे? गोल नहीं होंगे। जैसे आ, देखो, जबकि गोलाकार में क्या? ऊ। अब यहाँ देखो आ, इसमें हो रहे गोल, गोल नहीं। आ, ई, इनमें क्या है? हो रहे नहीं हो रहे ना, ऐसे ए, इनमें हो रहे नहीं हो रहे। आ, ई,
और ए और इनमें क्या हो रहे, ओंठ गोल नहीं हो रहे। ठीक है, तो आवृतमुखी का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, आवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में, और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, आवृतमुखी। शब्द से ही पता चल रहा है, आवृतमुखी। जैसे अ, आ, ई, इनको बोलना भी ऐसे है क्योंकि छोटा है बड़ा है, ऐसी ए और ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवृतमुखी। अब आपके जो भी स्वर थे ये सभी सारे पूरे हो गए। किन किन आधार पर, जो भी आपको बताया गया था, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, तीसरा बताया था मुख विवर के आधार पर, और चौथा बताया था होठों के आधार पर स्वर। तो स्वर आपका पूरा हो गया है। अब यहां से बाहर आपके पास कुछ भी नहीं आया, आपको एक एक वर्ण याद रखने की किस उसमें आएगा, होंठ के आधार पे कौन से थे या जीभ के आधार पे कौन से थे, मुख विवर के कम से कम 2-3 नंबर यहीं से आपका आ जाएगा। और ये तभी आपके पूरे नंबर आएंगे जब आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको पूरा ही बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे आपको पूरा करा दिया है लेकिन जल्दी जल्दी इसको बता देती हूँ कि जो स्वर थे, वर्णमाला 2 भागों में बंटी थी। सबसे पहले स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर बताया था जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, सबसे पहले बताया था, एक साथ लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद रख सके। सबसे पहला क्या था, उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, ये कितने बताए थे, 3। पहला बताया था हर्ष स्वर, दूसरा बताया था दीर्घ स्वर, तीसरा बताया था प्लुप्त स्वर। तीसरा क्या बताया था, प्लुप्त स्वर। जो हर्ष स्वर आपको बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है। जैसे बताया था आपको अ, ई, उ और री, ये 4 वर्ण बताए थे जो कि हर्ष स्वर में आएंगे। दूसरा था दीर्घ स्वर, यानी आ, ई, उ, ए, ओ, और अ, ये भी आपका दीर्घ स्वर में आएगा। ठीक है, तीसरा बताया था प्लुप्त स्वर, जो नाटक, संवाद या किसी को पुकारने में, चिल्लाने में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बताया था, जैसे कोई चिल्ला रहा होगा, जैसे बताया था ओम की ध्वनि कैसे निकलती है, ऐसे करके, ऐसे करके। राम, कोई पुकार रहा होगा दूर से, राम, इस तरीके से। यानी नाटक, पेपर में सीधे सीधे आ सकता है, नाटक, संवाद या किसी को पुकारने में, चिल्लाने में, इन सब में क्या आएगा, प्लुप्त स्वर। दूसरा आपको बताया था जीव के आधार पर। जीव, ये आपके रिवाइज के लिए है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीव के आधार पर, ये मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, वैसे मैंने आपको पहले से अच्छे से करा दिया है। जीव के आधार पर स्वर, ये भी कितने बताए थे, जीव के आधार पर स्वर 3 बताए थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी कि इसमें क्या होगा,
जीभ का आगे का भाग काम करेगा, बीच का भाग काम करेगा और पीछे का भाग काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले बताया था अग्र, अग्र स्वर। ठीक है, और अग्र स्वर में क्या बताया था, जीभ का आगे का भाग काम करेगा, और इसमें मैंने बताया था इया, क्या बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी, इया। अब मैं यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखूंगी, सीधे वर्ण लिखूंगी, ई, ई, ए। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि इसमें आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी अपनी ट्रिक है। दूसरा बताया था मध्य। ठीक है, दूसरा बताया था मध्य स्वर। मध्य में क्या बताया था कि जीभ का बीच का भाग काम करेगा। इसे मैं जल्दी इसलिए करा रही क्योंकि ये मैं करा चुकी हूँ, ये सिर्फ आपके रिवाइज के लिए है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मध्य स्वर में सिर्फ एक ही वर्ण आया था, जो क्या आया था, आ। क्या आया था, मध्य स्वर में सिर्फ एक ही आया था, जो आया था आ। ठीक है, आ। अब तीसरा जो है वो है पश्च, यानी कि इसमें जीभ का कौन सा भाग काम करेगा, आपका पीछे का भाग। ठीक है, जीभ का इसमें क्या होगा, पीछे का भाग करेगा। अब इसमें जो भी छूटे होंगे, जैसे कौन कौन से छूटे, आ, उ, ठीक है, ओ। अब इसमें जो भी छूटे वो आ जाएंगे, और वो ये किस में आ जाएंगे, आपके पश्च स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, पश्च स्वर में आ जाएंगे। अब तीसरा जो तीसरा तो अभी करवाया है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। जो तीसरा बताया था, मुख विवर के आधार पर, मुख विवर, मुख विवर के आधार पर, यानी अब तक क्या था, उच्चारण के आधार पर जब हम वर्णों को बोल रहे तो इनका उच्चारण कैसे हो रहा है। ह्रस्व स्वर में क्या हो रहा, कम समय लग रहा है उच्चारण, यानी कि किसमें कम समय लग रहा है, किसमें ज्यादा। दूसरा क्या था, जीभ के आधार पर, यानी कि जब हम जीभ से वर्ण यूज करते तो आगे जीभ का आगे का भाग कौन से वर्ण में काम कर रहा है, बीच का कौन सा, पश्च का। ऐसी मुख विवर के आधार पर, मुख विवर यानी कि मुंह से बोलते समय मुंह कहाँ पे आधा बंद, किन वर्णों में आधा बंद रहेगा, पूरा बंद रहेगा, या आधा खुला रहेगा, या पूरा खुला रहेगा। तो इसमें कितने बताए थे, 4। जो सबसे पहले बताया था, सीधे सीधे इनसे ही पता चल रहा, मुख विवर के आधार पर, यानी कि मुंह इनमें क्या क्या है। सबसे पहला क्या था, विवृत, विवृत, यानी इसमें क्या होगा, जो मुंह है वो पूरा खुला रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, मुंह जो है पूरा खुला रहेगा, विवृत। तो विवृत में क्या था, सिर्फ आ, इसमें मुंह क्या हो रहा, पूरा खुल रहा है, आ। दूसरा है दूसरा अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, यानी इसमें क्या होगा, मुंह जो है आधा खुला रहेगा, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में क्या आएगा, अ, ए, ओ और ओ, ये किस में आ जाएंगे, आपके अर्ध विवृत में। ठीक है, जिसमें क्या होगा, मुंह आधा खुला रहेगा। तीसरा बताया था संवृत, संवृत में क्या होगा, पूरा मुंह बंद रहेगा। संवृत में क्या होगा, पूरा मुंह बंद रहेगा। और ये आएंगे ई, उ और उ, ये किस में आ जाएंगे, आपके संवृत में, यानी कि जिनके उच्चारण में मुंह पूरी तरीके से बंद रहेगा वो क्या हो जाएगा, संवृत। चौथा बताया था अर्ध संवृत, यानी अर्ध संवृत, इसमें क्या होगा, आधा मुंह बंद रहेगा। अर्ध संवृत में क्या होगा, आधा मुंह बंद रहेगा। और इसमें सिर्फ आपके 2 ही वर्ण थे, ए और ओ। ठीक है, चौथा बताया था, ये आपको सिर्फ मैं रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो चौथा बताया, होठों के आधार पर, ठीक है, होठों के आधार पर स्वर, यानी कि जो हमारे होंठ है किन वर्णों में गोल होंगे और किन में गोल नहीं होंगे। सबसे पहला क्या था, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मीन्स इसमें क्या होगा, होंठ गोल हो जाएंगे। और मैंने क्या बताया था, उ, ऊ, ओ,
इनमें क्या हो रहे, ऊंट जो क्या हो रहे, गोलाकार हो रहे। ठीक है, दूसरा था आवृतमुखी, यानी इनमें ऊंट गोलाकार नहीं होंगे, आवृतमुखी। ठीक है, आवृतमुखी में क्या होंगे, गोल नहीं होंगे। जैसे आ ए ठीक है, ये क्या है, ये पहले लिख देना है। पहला था ई ए और ए, ये क्या है, आवृतमुखी। तो इस तरीके से स्वर आपके अब पूरे हो चुके हैं, सब आपको अच्छे से बता दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्वर आपके पूरे हो चुके हैं। मैंने दोबारा रिवाइज भी कराया, कल भी मैंने जो कल की क्लास कराई थी उसमें भी आपको अच्छे से रिवाइज लास्ट में करा दिया था, और आज भी मैंने रिवाइज करा दिया, आपको यहीं से अच्छे से याद हो गया होगा। अब आपका यहाँ पे, और जो मैंने आपको अंग और आह बताया था, जब स्वर बताए थे, स्वर 11 होते हैं और कुल मिलाकर 13 होते थे, तो अंग का जो आपको बताया था, अंग और आह। ठीक है, इसको भी थोड़ा बहुत लिखा देती, मैंने वहां पे पहले क्लास में वैसे कराया था, लेकिन फिर भी अंग और आह, इन दोनों को बोला जाता है अयोगवाह। ठीक है, इनको वैसे ना तो स्वर में माना जाता ना ही व्यंजन में। ठीक है, अयोगवाह, इनका नाम इसलिए रख दिया अयोगवाह। अंग जो होता है इसको बोला जाता है अनुस्वार। आपने पढ़ा, अंग को क्या बोला जाता है, अनुस्वार। ठीक है, अंग को क्या बोला जाता है, अनुस्वार। पेपर में आ सकता है अनुस्वार क्या होता है, तो आपको पता है ना, अंग की जो बिंदी उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होती है, हवा जो है नाक से निकलती है। इसमें जब हम उच्चारण करते हैं, हवा नाक से निकलती है। हवा जो क्या होती है, नाक से निकलती है। जैसे बोलेंगे, जैसे हम अंग अंग बोल रहे हैं, तो अपने आप नाक से हवा आ रही है, अंग बोल के देखो, अंग, हंस, कंस, कुछ भी शब्द ले लो, अंग जो वैसे भी लिखते हैं, अंग, हंस, इस तरीके के जब शब्द आते हैं तो क्या हो रही है, हवा कहाँ से निकल रही है, नाक से निकल रही है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है अनुस्वार। दूसरा है आह, आह, यानी इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग तो आपने देखे होंगे, शब्दों में पीछे से लगे होते। विसर्ग जो क्या होता है, इसका प्रयोग वर्णों के पीछे होता है। जो विसर्ग होता है उसका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, वर्णों के पीछे होता है, वर्णों के पीछे होता है, पीछे होता है। जैसे प्रातः, तो कहाँ हो रहा, ता के बाद हो रहा है ना, तो वर्णों के पीछे होता है, प्रातः। दूसरा दुख, जब दुख भी लिखते, कोई कोई तो इसको भी शुद्ध नहीं लिखता, सीधे ऐसे लिख देते, लेकिन जबकि ये क्या है, गलत है, सही ये वाला आएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो विसर्ग का प्रयोग हमेशा क्या होता है, वर्णों के पीछे होता है। ठीक है, और इसका उच्चारण इसका किसके जैसे होता है, हा के जैसे। उच्चारण इसका किसके जैसे होता है, उच्चारण हा के जैसे, उच्चारण हा के जैसे होता है। ठीक है, उच्चारण इसका किसके जैसे होता है, हा के जैसे। प्रातः, दुख, दुख को हम बोलते हैं ऐसे, लेकिन इसमें यूज हा का हो रहा है, विसर्ग। प्रातः, आह, अंग में तो आह, तो क्या हो रहा है, हा का प्रयोग हो रहा है ना।
तो ये थे अंग और आह। इसको भी मैंने अब बता दिया, पहले भी बताया था लेकिन एक बार फिर से बता दिया, क्योंकि आपके पेपर में भी यहाँ से आता है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि अयोगवा कौन से वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन में आपको ऐसे दे देगा का खा, चा छा, अंग आह। अब वो पूछ लेगा इनमें से बताइए अयोगवा वर्ण कौन से है। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आप सीधे लगाओगे ना कि अंग आ क्या है, हमारे अयोगवा है। और अलग अलग भी बता दिया कि अंग अनुस्वार होता है और आ हमारा विसर्ग होता है। तो ये भी मैंने अच्छे से बता दिया, इसे भी आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए।